नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, उसके डिग्रीज और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, आज का जो हमारा मुद्दा है वो पहला तो यही है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहला जो मेथड काम में लेते हैं वो परसेंटेज मेथड होता है। परसेंटेज मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो ये मेथड है, बेसिकली ये फ्लक्स का दिया हुआ, इसका फ्लक्स का दिया हुआ, इसीलिए हम इसको फ्लक्स का मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये मेथड हमें तब काम में लेना चाहिए जब प्राइस और डिमांड के चेंज या तो परसेंटेज में दे रखे हैं या उनको परसेंटेज में बदला जा सकता है। ठीक है, कि दिस मेथड विल बी यूज्ड व्हेन the changes of demand and price are given in percentage or it is possible to convert them in percentage। ठीक है, या तो डिमांड और प्राइस के चेंज अपने को ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखे हो या उनको परसेंटेज में बदलना पॉसिबल हो, तब अपन इस मेथड को काम में लेने वाले हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट elasticity of demand by this method, percentage change in demand will be divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, डिमांड के परसेंटेज चेंज को अपन प्राइस के परसेंटेज चेंज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये तब काम में लेना है जब आपको प्राइस और डिमांड के दोनों चेंज परसेंटेज में दे रखे। अगर नहीं दे रखे तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अपन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर निकालते हैं तो वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100, इससे तो निकल जाएगा डिमांड का परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू हम डिमांड और प्राइस के चेंज को परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों को निकालने के, दोनों में से जो भी नहीं दे रखा है उसको निकाल के और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते हो तो फिर सीधी सी बात है कि उस कंडीशन में आपकी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो मॉड्यूलस में आएगी। ठीक है, दैट मीन्स वो प्लस में ही आएगी फिर। और अगर साइन के साथ निकालनी है तो जो चेंज माइनस डिक्रीज जहां हो रहा है, तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज होता है, उसका चेंज आपका माइनस में आ जाएगा और इलास्टिसिटी माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका होता है जिसके थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं जब हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, परसेंटेज मेथड काम में। ठीक है, दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनल मेथड का यूज पॉइंट इलास्टिसिटी या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट
पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, इस मेथड का यूज हम पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो डेफिनेशन में भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड कर दो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, यह मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ईडी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन एक्स यूज होता है। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन डिमांड है, डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्राइस है, पी जो है वो इनिशियल प्राइस है और एक्स जो है वो इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि भाई प्राइस जो थी वो 20 रुपए थी और डिमांड आपकी 40 यूनिट की थी। प्राइस इंक्रीज होकर 25 पे चली गई और डिमांड डिक्रीज होकर 30। आपको बोला गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप प्रोपोर्शनेट मेथड काम में लेते हैं और फॉर्मूला जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन एक्स। तो डेल्टा एक्स अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 40 से 30 आ रही है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स विल बी -10 क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, x2 में बाद वाली डिमांड में से पहली वाली डिमांड को अपन ने माइनस, डेल्टा पी जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में आएगा क्योंकि 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। इनिशियल प्राइस है आपकी 20 और इनिशियल डिमांड है आपकी 40। ठीक है, वैल्यू रख दी। अब जो क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस कर लो, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इलास्टिसिटी विल बी -1। ठीक है, इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं जब क्या किया जाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो सकता है जहां इलास्टिसिटी आपको दे रखी हो और कोई प्राइस या डिमांड में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है। मैंने कहा प्राइस 20 रुपए थी, डिमांड 50 यूनिट की, प्राइस घट के 15 पे आ गई, डिमांड आपको कैलकुलेट करनी है, इलास्टिसिटी की वैल्यू सपोज -2 दे, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले को हल्का सा मॉडिफाई कर लिया ताकि क्या आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। डेल्टा एक्स को मैंने इस तरीके से लिख दिया x2 माइनस x1, दोनों डिमांड के बीच का अंतर। ठीक है, डेल्टा पी को मैंने लिख दिया P2 माइनस P1 इंटू इनिशियल प्राइस P1 और इनिशियल क्वांटिटी x1। इतना सा आप चेंज कर लो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। वरना आपको प्लस माइनस करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे बेटर ये होता है कि आप इस फॉर्मूले को यूज, तो वैल्यू रखिए -2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 करें तो x2 की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x1 की वैल्यू है 50। P2 माइनस P1 करते हैं तो 15 माइनस 20 इंटू इनिशियल प्राइस है 20, इनिशियल क्वांटिटी है 50। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, तो देखो ये -2 इज इक्वल टू x2 माइनस 50 अपॉन -5 इंटू 2/5। ठीक है, 0 से 0 मैंने उड़ा दी। उड़ाते के साथ ही अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूं, इक्वल टू x2 माइनस 50 अपॉन 5 इंटू 2/5। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 100 अपॉन हो गया 25। ठीक है, एक बार को देख लेते हैं, हमने ये सही लिखा है ना, x2 माइनस 50 अपॉन -5 इंटू 2/5। ठीक है, ये -5 है तो -25 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके गए तो ये हो गया प्लस का 50 इक्वल टू 2x2 माइनस 100। ठीक है,
तो 150 will be equal to 2x2 and x2 will be equal to 150 upon 2, that is x2 equal to 75. ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहां या तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है या आपको इलास्टिसिटी दे करके और कुछ और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दो तरह के पहले दो मेथड्स हैं जिनसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तीसरा मेथड जो है वो है आपका, थर्ड मेथड जो है उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड। बेसिकली ये भी एक पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का मेथड है। कब काम में आता है? जब आपको कोई पर्टिकुलर डिमांड कर दिया हुआ होता है, ठीक है, और उसके किसी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दिस मेथड will be used when we have to calculate elasticity of demand at a particular point of demand। ठीक है, हमें किसी डिमांड कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है देन वी कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, अब मेथड यूज कैसे होगा? तो एक सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये कोई डिमांड कर दिया, सपोज ये डिमांड कर है, इसका नाम है D1 और इसके इस M पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर, तब अपन इस मेथड का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो करेंगे कैसे? तो टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व will be divided by upper segment of demand। ठीक है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व को अपन क्या कर देते हैं, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व से डिवाइड करके और इसको इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड। ठीक है, लोअर सेगमेंट, तो अगर मैं इस डिमांड कर्व को वापस यहां पे लेता हूं और मैंने कहा ये ये D1 और ये M पॉइंट आपका, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट M पॉइंट इक्वल टू, इसका लोअर सेगमेंट कितना है, MD1 अपॉन MD। ठीक है, ये तो हो गया इसका लोअर सेगमेंट और ये हो गया इसका अपर सेगमेंट। ठीक है, दिस विल बी योर लोअर सेगमेंट, दिस विल बी योर लोअर सेगमेंट एंड दिस विल बी योर अपर सेगमेंट। तो डीएम तो हो गया आपका अपर सेगमेंट और DM1 जो हो गया वो आपका लोअर सेगमेंट हो गया। तो लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करके अपन इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कब? जबकि हमें ज्योमेट्रिक मेथड काम में लेना होता है। ठीक है, अब अगर इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ डिमांड। डिमांड करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ED will be different at
डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग अलग। जैसे मैं कहूं ये एक डिमांड कर्व है, इस पर मैंने पहला पॉइंट लिया ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरा बी, तीसरा पॉइंट है मेरा इसके मिड पॉइंट पर सी, चौथा पॉइंट जो मेरा है वो है डी, और पांचवा पॉइंट जो मेरा है वो है ई। ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे ले रखे, ठीक है। अब हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे आपके पास डिमांड, ठीक है। अगर मैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता हूं एट पॉइंट ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी होगी, लोअर सेगमेंट की वैल्यू होगी ए से लेके ई तक, क्योंकि सारा का सारा नीचे ही नीचे, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ अपर सेगमेंट विल बी 0, क्योंकि इससे नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। तो समथिंग अपॉन 0 विल बी ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पर जो कि वाई एक्सिस पर है, तो उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती, ठीक है, पहली चीज। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, दैट इज पॉइंट लिया हमने बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट बी। अगर हम बी पॉइंट पे जाते हैं तो लोअर सेगमेंट हो जाता है आपका बीई, बीई, और अपर सेगमेंट हो जाता है आपका कितना, ए बी। अब आपको दिख रहा है कि बीई की वैल्यू तो है ज्यादा और ए बी की वैल्यू है कम, तो रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर आपको दिख रहा है कि लोअर सेगमेंट की वैल्यू है सीई और अपर सेगमेंट की वैल्यू एसी। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोअर और अपर दोनों सेगमेंट आपस में क्या है, बराबर है। लोअर सेगमेंट की वैल्यू भी वही है और अपर सेगमेंट की वैल्यू भी वही है। तो जब लोअर और अपर दोनों सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे सेगमेंट पे, दैट इज चौथे पॉइंट पर, दैट इज डी पॉइंट। तो ईडी एट डी इक्वल टू डीई लोअर सेगमेंट अपॉन डीए अपर सेगमेंट, डीई अपॉन डीए, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि डीई की वैल्यू तो है कम और डीए की वैल्यू है ज्यादा, ठीक है। तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू तो है कम और अपर सेगमेंट की वैल्यू है ज्यादा, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो यहां पर ईडी विल बी लेस देन 1, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका ई पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट इज ई। तो इलास्टिसिटी एट ई विल बी इक्वल टू लोअर सेगमेंट इज नथिंग 0, लोअर सेगमेंट हो गया 0 और अपर सेगमेंट हो गया ए ई, तो सम 0 अपॉन समथिंग, इलास्टिसिटी विल बी 0। तो इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इनफाइनाइट, इस पर कैलकुलेट करोगे इट विल बी ग्रेटर देन 1, इस पर कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1, इस पर कैलकुलेट करेंगे इट विल बी लेस देन 1, और लास्ट वाले पॉइंट पर इलास्टिसिटी विल बी 0, ठीक है। अब ये जो मेथड ऐसा है जिसमें क्वेश्चन आता है मोटा मोटी हर बार, इलास्टिसिटी का अगर टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, ज्यादा तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कम तो चलता रहता है, बट द मेन थिंग इसमें क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन फिक्स है कि 3 में से एक क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर जो दिख रहा है,
स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग बोथ द एक्सेस। ये तो लाइन कॉमन ही रहती है उस क्वेश्चन में, मैंने जितना अभी तक देखा है मेरे टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस से, तो ये लाइन तो कॉमन ही रहती है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग बोथ द एक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग बोथ द एक्सेस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो दोनों एक्सेस को टच करता है, उसके वाई एक्स पर जो पॉइंट है उस पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो उस पर इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि a straight line demand curve meeting both the axes, what will be the value of elasticity of demand at midpoint of demand। ठीक है, तो मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग बोथ द एक्सिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जनरली जो देखा गया है, या तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट पे, या फिर अगर इनमें से क्वेश्चन बनता है, मतलब 4 ही क्वेश्चन बने, 3 तो वो बन गए, 3 तो ये बन गए, एक फॉर्मूले का बन जाता है। तो 1, 2 और 3, इन 3 पॉइंट्स पर ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये 3 पॉइंट की जगह फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते। वाई एक्सिस का पॉइंट वाई एक्सिस पर ही रहेगा, तो वहां पर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। मिड पॉइंट बीच में ही रहेगा, तो वहां इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो वहीं रहेगा, ये इसकी भी पोजीशन सर्टेन है, यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इन 3 पॉइंट्स पर ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, कैलकुलेट तो हर पॉइंट पे होती है, बट पूछी इन 3 ही पॉइंट्स पर जाती है, या तो वाई एक्सिस पे, या एक्स एक्सिस पे, या मिड पॉइंट पे। ठीक है, चलो अब चौथा मेथड, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता है किस बिहाफ पर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन। ठीक है, किस पर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन। ठीक है, तो दिस मेथड कैलकुलेट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द behalf of the relationship between price and total expense। ठीक है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन पाया जाता है, उसके बिहाफ पर ये मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, एक बात पहले मैं क्लियर समझा दूंगा आपको कि दिस मेथड विल नॉट प्रोवाइड यू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ। ठीक है, आपको इस मेथड से इस लेवल पे, मतलब जनरल जो अपन पढ़ रहे हैं, हाँ अगर आप ऑनर्स ऑनर्स में हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, बट यहाँ के लेवल पर आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि दिस मेथड विल नॉट प्रोवाइड यू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। यहां से आपको केवल 3 चीजें पता लगने वाली है कि या तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, या इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर है, या इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ली कि इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर हैज नेगेटिव रिलेशन,
अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अब नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव रिलेशन का मतलब हो गया कि अगर प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, या प्राइस घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। अगर ऐसा होता है कि प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be greater than 1। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, एक केस। दूसरा केस, केस नंबर 2। ठीक है, इफ change in price doesn't affect total expenditure। अगर प्राइस के चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब प्राइस बढ़ी तो भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। और अगर प्राइस घटे तो भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ना तो प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, ना प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर घटे, वो क्या बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई असर नहीं पड़ रहा, प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया? कि प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है या प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर घटता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन। ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो तीन कंडीशन सीधी सीधी सी हैं। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन नेगेटिव है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घटता है या प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, एक कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि भाई प्राइस के चेंज का अगर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब हो गया कि प्राइस बढ़े चाहे घटे, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। और लास्ट सिचुएशन में हमने कहा कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है और प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि भाई इस टाइप के मेथड में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल की संभावना बहुत कम नाम मात्र की होती है।
जनरली इसमें रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आया तो बहुत सीधा साधा सा क्वेश्चन आता है। मैंने कहा ये प्राइस है 20, डिमांड है मान लिया 10, प्राइस घट के 15 पे आ गई, डिमांड चली गई 20। या मैं कहूं चलो डिमांड भी 15 पे आ गई, प्राइस घट गई, डिमांड बढ़। अब आपसे ये कहा गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने पहले ही कहा कि ये मेथड आपको वैल्यू नहीं देगा, दिस मेथड विल ओनली प्रोवाइड यू द डिग्री। डिग्री का मतलब ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, इसके आगे कुछ नहीं पता लगना। तो पता कैसे लगेगा? सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए, ठीक है। कैलकुलेट करें तो 20 इंटू 10 करते ही ये 200 हो जाता है, और 15 इंटू 15 किया जाए 225 हो जाता है, 15 15 225, और 20 इंटू 10 करते ही ये हो गया 200। अब आपको जो रिलेशन देखना है वो किस किस के बीच में देखना है? वो देखना है एक तो प्राइस का और एक टोटल एक्सपेंडिचर का। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि प्राइस तो हो रही है डिक्रीज, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इंक्रीज। प्राइस हो रही है डिक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इंक्रीज। तो ऐसे केस में दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रखा है। और जब रिलेशनशिप नेगेटिव होती है तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन। अगर सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात की जाए जहां 1 आएगी तो कुछ इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होगी, ये 10 था, ये 5 थी, ये 5 थी, ये 10 हो गया। यहां हमने टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया 50-50 पे कांस्टेंट। अब प्राइस यहां पे डिक्रीज हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बना हुआ है, तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन जो हम ले रहे हैं ये वाली ले लेते हैं कि प्राइस 10 थी, 8 हो गई, और डिमांड जो थी वो 20 से, सपोज या यूं कहूं 10 से 11 हो गई। बढ़ तो गई लेकिन थोड़ी सी बढ़ी। अब ऐसे केस में अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये वैल्यू आ रही है 100 और 88। तो ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ये तीन सिचुएशन तो न्यूमेरिकल बेस्ड होती है कि इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछ ले तो। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना के बराबर संभावना है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ना है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इफ डिमांड इज इलास्टिक and price is decreasing, then total expenditure will ऐसा कोई क्वेश्चन, तो फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे, सपोज इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड कांस्टेंट, एंड फोर्थ वन नन ऑफ दी। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जब डिमांड इलास्टिक है, पहले आप इस वर्ड को पकड़िए कि डिमांड क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक मींस ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन। यूनिटरी अगर 1 है तो वो सीधा सीधा वर्ड देगा यूनिटरी इलास्टिक, उसमें तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। यहां पे आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, इलास्टिक, इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक है मींस ग्रेटर देन 1 और इनइलास्टिक है मींस लेस देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 अगर इलास्टिसिटी है तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन उस कंडीशन में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव रिलेशन आया
तो एक घटने पर दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे मैंने कहा प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो अपोजिट रिलेशन के केस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो योर आंसर विल बी इंक्रीज। ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ड होता इनइलास्टिक और मैं कहता ये डिक्रीज हो रहा है, तब आपका आंसर कौन सा हो जाता, तब आपका आंसर ये वाला हो जाता, डिक्रीज हो जाता। ठीक है। अगर मैं यहाँ कहता यूनिटरी इलास्टिक है और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, कांस्टेंट। ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको सीधी सीधी दिमाग में रख, अगर प्राइस डिमांड इलास्टिक है तो एक टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे। ठीक है। अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। और तीसरा, अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो टोटल एक्सपेंडिचर कहीं भी नहीं जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, प्राइस घटे चाहे बढ़े। आगे बात समझ में। तो ये आपका तीसरा चौथा मेथड है जिसको अपन क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम चार मेथड्स पे बात कर चुके हैं। आपका पहला हमने किया परसेंटेज मेथड, दूसरा हमने कहा प्रोपोर्शनेट मेथड, तीसरा हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक मेथड, और चौथा हम कह रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब पांचवें मेथड पे आते हैं, नंबर 5। ये थोड़ा सा डार्क करते थे तो इसको बढ़िया सा नहीं लग रहा ना, अपने थोड़ा सा इसको सैफरॉन टाइप का लेते हैं, बन जाएगा सैफरॉन का। ये भी सैफरॉन नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं, सैफरॉन का अपने क्या करना है इसको। चौथा मेथड होता है आर्क। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो आर्क मेथड होता है, प्रोपोर्शनेट और ये बाद के मेथड। एक बात ये चीज, लेकिन क्या होता है कि हम स्कूलिंग जब इकोनॉमिक्स में करते हैं तो जनरली इस तरह की बात हमें नहीं बताई जाती है, और बताई भी जाती है तो केवल फॉर्मूला बता के छोड़ दिया जाता है। ठीक है। चलिए अपन आगे बात करना शुरू करते हैं। तो दिस मेथड will be used to calculate elasticity of demand between 2 points. ठीक है। पहले तो ये समझे आर्क मेथड को आर्क कहते क्यों। आपने देखा सपोज ये एक डिमांड कर्व है, ये कोई डिमांड है, अब इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें इलास्टिसिटी निकालनी है कि प्राइस डिमांड x1 से x2 है और प्राइस p1 से p2। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, किसको, बस इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो आपको दिख रहा होगा एक धनुष सा बन रहा है, आर्क बन रहा है ना, धनुष, इसको आर्क बोला जाता है। तो इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, आर्क मेथड। ठीक है। अब आर्क मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ईडी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है। ईडी इक्वल्स टू P1 डेल्टा x अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 अपॉन x1 प्लस x2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी बाय यूजिंग आर्क मेथड। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तभी आपको प्रोपोर्शनेट मेथड काम में लेना होता है, अदरवाइज आर्क मेथड ही काम में लिया जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपियर कर रहे हैं और इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जामिनर इतना शार्प होता है कि वो आपको आर्क मेथड का आंसर भी ऑप्शन में देगा और प्रोपोर्शनेट का आंसर भी ऑप्शन में देगा। अगर आपने मेथड गलत सेलेक्ट कर लिया तो भी आंसर आ जाएगा और ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। देखो प्रोपोर्शनेट मेथड और आर्क मेथड दोनों में इंफॉर्मेशन सेम दी हुई होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि आर्क मेथड भी वही इंफॉर्मेशन को यूज करती है जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो मैंने अभी आपको एक बात कही कि भाई अगर पॉइंट इलास्टिसिटी वर्ड यूज किया गया क्वेश्चन में, या पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट कीजिए, तभी आप आर्क मेथड को यूज करेंगे, अदर आप वाइज आप आर्क मेथड को यूज नहीं करेंगे। इस बात को बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बिठा लीजिए। तो देखो मैंने कहा सपोज ये क्वेश्चन है, 80 रुपीज प्राइस थी, सॉरी इसको काम करता हूं मैं 100 कर देता हूं, 100 रुपीज प्राइस थी, 80 हो गई, ठीक है, डिमांड 120 थी, बढ़ के 200 हो, आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं कहा गया कि आपको पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करनी है कि कौन सा मेथड यूज करना, कुछ नहीं। अब आपके दिमाग में एक दुविधा है, क्योंकि यही चारों चीजें आपको प्रोपोर्शनेट मेथड में दी गई थी जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर पॉइंट इलास्टिसिटी वर्ड यूज कर रहा है तो इस मेथड को भूल जाए, तब आप कौन सा यूज करेंगे, प्रोपोर्शनेट यूज करेंगे। अब अगला कुछ नहीं कह रहा तो हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड यूज करना है, आर्क मेथड ही यूज करना है, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं हम, अगर हम वैल्यू रखते हैं देन ईडी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स 120 टू 200 दैट इज 80, ठीक है, डेल्टा पी -20, P1 plus P2 that is 100 plus 80 and this is 120 plus 200, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, इसको तो एक बार एक काम करो, इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं आगे, ऊपर तो 4 है, इधर 1 है, इंटू -1 है, इधर हो गया 180 और इधर हो गया 320, ठीक है। 320 हो गया तो भाई साहब ये 8 टाइम्स कट गया, सीधा सीधा 8 टाइम, ठीक। अब 8 टाइम अगर ये कट गया तो इसको मैं 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 पंजे 20, सॉरी 8 टाइम नहीं कटा, ये 80 टाइम्स कट गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन को दोबारा करते हैं, बड़े रिफाइंड लाइक करते हैं, 80, इसको इससे उड़ा लेते हैं, खत्म। ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 9/5 माइनस के, तो दैट विल बी 1.8, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कब, जब हम आर्क मेथड का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके बाद अगला मुद्दा, ठीक है, ये तो हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे कैसे किया जाएगा, सारे मेथड्स मैंने मोटा मोटी आपको बता दी। अब दूसरी इलास्टिसिटी पे हम बात करना शुरू करते हैं, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी हम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो डिमांड ऑफ एक्स विल बी द फंक्शन ऑफ आई, इनकम का फंक्शन होगी, ठीक है। डिमांड किस पर डिपेंड करेगी, इनकम पर डिपेंड। तो वही पुराना तरीका अपना कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिमांड, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम। तो अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम में होने वाले प्रोपोर्शनेट चेंज से डिपेंडेंट वेरिएबल डिमांड में होने वाला प्रोपोर्शनेट चेंज क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम या इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। कि इफ अदर फैक्टर्स remains constant then due to proportionate change
in income of the consumer the proportionate change in demand is called income इलास्टिसिटी। ठीक है, कि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम की वजह से प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड क्या कहलाता है? इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ के लिखें अपन, तो क्या लिखें? ई आई इक्वल टू proportionate change in डिमांड डिवाइड कर दो चेंज इन इनकम। ठीक है, बहुत सारी किताबों में इसको नीटा आई भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक ग्रीक वर्ड है जिससे इनकम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। अब मैंने कहा ई आई, इसको खोल लू मैं, तो चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड डिवाइड कर दीजिए चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम। अब इसको खोल लो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, तो ई आई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू आई अपॉन डेल्टा आई। So the end result is EI equals to delta x upon delta I into I upon x. ठीक है, तो दिस इज योर इनकम इलास्टिसिटी। अब देखो बाय डिफॉल्ट इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनकम और डिमांड के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव होता है, एक्सेप्शनल केसेस में ये रिलेशन नेगेटिव। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में ये रिलेशन नेगेटिव होता है। वो इंफीरियर गिवन गुड्स का केस होता है, उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे आराम से तसल्ली से। तो फिलहाल अपन एक ही बात कर रहे हैं कि इनकम इलास्टिसिटी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहां तक बात खत्म हो जाती है कि इनकम इलास्टिसिटी को हम पढ़ें क्यों? क्या आप बता रही है कि हमें इनकम इलास्टिसिटी पढ़नी पड़ेगी? तो हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली है कि इनकम इलास्टिसिटी का जो यूज होता है वो होता है नेचर ऑफ कमोडिटी को डिफाइन करने। ठीक है, कि कमोडिटी का नेचर क्या है। तो इसमें चार कंडीशन सीधी सीधी बनती है। पहली कंडीशन, इन सुपीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर। एक बात, ठीक है, सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। दूसरी कंडीशन, इन नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू, जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा किन गुड्स में होता है? ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। क्लियर? थर्ड बात, अगर हम नेसेसिटीज की बात, नेसेसिटीज कौन सी है? जो जीने के लिए जरूरी है। तो अगर हम नेसेसिटी के लिए बात करें तो उस केस में इनकम इलास्टिसिटी एक से कम होती है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? एक से कम होगी। तो थर्ड कंडीशन, इन नेसेसिटीज
इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए नेसेसिटीज की जो डिमांड है उनको हम लोअर लेवल ऑफ इनकम पर ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए डिमांड में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, जबकि कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, चेंज, सॉरी, इनकम कंज्यूमर की जब चेंज होती है तो डिमांड में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ पाता, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तब जब गुड्स कैसी हैं, नेसेसिटी है। और चौथी कंडीशन जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इफ, सॉरी इफ नहीं, अपन इन यूज करेंगे, नॉट इफ, ये दोनों ही जगह मैंने गड़बड़ कर दी, यहां भी कर दी, इन inferior goods income elasticity will be negative। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड्स में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड को बढ़ने की बजाय क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि उसकी डिमांड सुपीरियर गुड्स की तरफ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इनकम जो इंफीरियर गुड्स है उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम इनकम और डिमांड के बीच के रिलेशन को किसी कर्व से शो करें तो वो कर्व होता है एंजल कर्व, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कई बार पूछा जाता है एंजल कर्व क्या होता है, तो स्टार लगा के मैं अलग से लिख देता हूं, एंजल कर्व। तो द कर्व विच shows relationship of income and demand will be called एंजल कर्व, ठीक है। इनकम और डिमांड के बीच के रिलेशन को शो करने वाला जो कर्व है उसको अपन क्या कहते हैं, एंजल कर्व कहते हैं। तो बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी ग्राफिकली किससे शो की जाती है, एंजल कर्व से शो की जाती है। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। अब ये हो गई दूसरी इलास्टिसिटी विच इज इनकम इलास्टिसिटी। अब आखिरी बात आती है अपनी क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो बेसिकली जब हमने क्रॉस डिमांड पढ़ी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया एक कमोडिटी की प्राइस के चेंज से दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे जो इफेक्ट होता है उसको हम क्रॉस डिमांड कहते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जो क्रॉस डिमांड होगी वो बताएगी क्या, वो एक कमोडिटी की प्राइस के चेंज से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है उसको बताएगी। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो डिमांड ही रहा, लेकिन यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल अदर कमोडिटी की प्राइस, ठीक है। मैंने क्या कहा था जब इलास्टिसिटी स्टार्ट करी थी, तो मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते जाइए, इलास्टिसिटी बदलती जाएगी। जब प्राइस थी तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी निकाल ली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस था। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम हुआ तो हमने इनकम इलास्टिसिटी निकाल ली, और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी कमोडिटी की प्राइस हो गई तो क्या निकल जाएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी निकल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो एक सीधी सी बात अपन क्या कर रहे हैं कि इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देन ड्यू टू
proportionate change in price of one commodity. The proportionate change in demand of क्रॉस, एक कमोडिटी की प्राइस, मैंने क्या कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी कमोडिटी की प्राइस हो गई, तो एक कमोडिटी की प्राइस के प्रोपोर्शनेट चेंज से दूसरी कमोडिटी की डिमांड का प्रोपोर्शनेट चेंज क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाता है। इट मींस ई एक्स वाई इक्वल टू proportionate change in demand of x divided by proportionate change in price of y। ठीक है, तो ई एक्स वाई इक्वल टू चेंज इन डिमांड ऑफ x divided by initial demand of x divided by change in price of y divided by initial price of y। हुआ खाता पूरा, ठीक है। अब इसको अपन सिंबल्स में बदल लेंगे, और सिंबल्स में बदलते ही क्या हो गया, मैंने कहा ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा पी वाई, क्योंकि प्राइस वाई की बदल रही अपॉन पी, तो इसको और सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई, एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन एक्स। दिस इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं इसके साथ में, कि क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव और क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब पहली बात तो अपन ये तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में करेंगे, पहले तो अपन ये समझे कि यार क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। सबसे बड़ी बीमारी तो है ना किसी चीज का पता तो हो, ठीक है, जैसे सिलेबस में थी इसलिए पढ़ रहे हो, कोई कारण, कोई तो पर्पज होगा ना इसको पढ़ने। तो बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी को पढ़ा जाता है दो कमोडिटीज के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन, इफ ई एक्स वाई इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ई एक्स वाई यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, या एक कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा किन गुड्स में होता है, ऐसा हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है, ठीक है। तो अगर ई एक्स वाई पॉजिटिव है देन एक्स एंड वाई विल बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, एक कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इफ ई एक्स वाई इज इनफाइनाइट, क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो गई, तो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर इनफाइनाइट हो गई है तो दो गुड्स एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी, देन एक्स एंड वाई विल बी परफेक्ट
सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ये दोनों केस सब्स्टिट्यूट के, ठीक है। थर्ड कंडीशन, सी इफ ई एक्स वाई इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि एक कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने पर दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम होती है, या एक कमोडिटी की प्राइस के गिरने पर दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। तो ऐसा किन गुड्स में होता है? ऐसा सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, ठीक है। तो ई एक्स वाई इज नेगेटिव, देन एक्स एंड वाई विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसा कार और पेट्रोल में होता है। ये केस कौन सा हो गया? कोक और पेप्सी का, या शर्ट और टी शर्ट का हो गया। चौथी कंडीशन, ये तो जस्ट एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर ई एक्स वाई जीरो है, इफ ई एक्स वाई इज जीरो, देन एक्स एंड वाई विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक्स और वाई में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो जी साहब, भिंडी की प्राइस बढ़ जाए तो जूते की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भिंडी और जूते में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस आपके इसमें पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में, कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे। हाँ, अगर इनफाइनाइट पे चलेगी तो फिर दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जीरो है तो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो यहां आके मोटा मोटी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां के ये पिछले जो दो वीडियोस हैं इनमें हमने केवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी। कल जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सॉरी, पहले सप्लाई की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चलिए इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कल डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर। थैंक यू वेरी मच।